हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। यार देखो, NST 6 अपना पूरा हो चुका है और 2 वीडियोस आपको मिल भी चुकी होंगी, सेक्शन ए यानी कि रीजनिंग का और सेक्शन बी यानी कि मैथमेटिक्स का। ओके, अब देखो यार, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग हिंदी वाला सेक्शन आज करने चल रहे हैं। और हिंदी सेक्शन में आप सारे जनों को पता होता है कि हिंदी सेक्शन में आपको गद्यांश दिए जाते हैं, यानी कि अनुच्छेद दिए जाते हैं। और उन अनुच्छेदों का आपको क्या करना होता है, उन सारे के सारे अनुच्छेदों का आपको आंसर देना होता है। ओके, तो ये हिंदी वाला सेक्शन अब हम लोग करने चलेंगे। और यार हाँ, ये जो 20 क्वेश्चन का हिंदी वाला पोर्शन आपका आता है, ये वाला पोर्शन आप बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से पूरा कर सकते हैं। और थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद, तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो ये है कि भूरा भालू एक सर्वभक्षी पशु है। इसका अर्थ यह है कि वह पौधों और पशु दोनों का भोजन करता है, क्योंकि वह अपने आवास क्षेत्र का प्रधान पशु है। वो बड़े पशुओं का भी शिकार कर सकता है, फिर भी आमतौर पर यह छोटों का ही भोजन करता है। जो भी भोजन भूरा भालू करता है, उसका बड़ा पेट भरने के लिए उसको, है ना, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। अक्सर इसका भोजन छोटी मात्राओं में प्राप्त होता है। ओके, तो इसलिए भोजन की खोज कभी समाप्त नहीं होती। बसंत ऋतु में भूरे भालू घास, पत्तियां, जड़ें तथा काई खाते हैं। अक्सर चींटियों, भृंगों, झींगुरों और दूसरे कीटों की तलाश में वे छोटे पत्थरों और बड़ी चट्टानों को भी पलट देते हैं। ओके, तो इस पूरे के पूरे गद्यांश में डियर स्टूडेंट्स आपने ये देखा होगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग एक भूरे भालू के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो वो भूरा भालू क्या करता है, क्या नहीं करता है, कैसे उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जरा चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है, जरा देखो, फोकस करो इस पर। तो कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूरा भालू खाता है, क्या खाता है बताओ। पेड़, है ना, पौधे और पशु दोनों खाता है, केवल बड़े पशु खाता है, केवल बहुत छोटे पशु खाता है, केवल पत्तियां खाता है। तो भाई आपको ये पता चला यहाँ देखो कि वो एक सर्वभक्षी पशु है। सर्वभक्षी पशु का मतलब क्या होता है कि पौधों और पशु दोनों को खाता है। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे सही ऑप्शन है। ओके, तो ऐसे ही यार, अगर आप कंसंट्रेट हो रहे हैं, कंसंट्रेट हो के अगर सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान होता है आपको किसी भी चीज़ का आंसर दे पाना। ओके, चलिए आ जाइए इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये है, यह बड़े पशुओं का शिकार भी कर सकता है, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, क्योंकि वे आसानी से मिल जाते हैं, प्रधान पशु होने के कारण, क्योंकि उनसे अधिक भोजन मिलता है। अरे यार भाई, पहले ही बताया गया ना इसमें, जरा ध्यान से आप देखो कि प्रधान पशु होने के कारण, क्या प्रधान पशु होने के कारण ये जो भूरा भालू होता है वो दूसरों का भी क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है। ओके, तो क्या है इसका इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है, प्रधान पशु होने के कारण। क्या, प्रधान पशु होने के कारण। ओके, तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर मिल गया होगा। सी वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाइए डियर स्टूडेंट्स। भूरे भालू डॉट 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 इस ऋतु में प्रायः घास, पत्तियां, जड़ें आदि खाते हैं। अरे यार, इसमें पीछे फिर आओ पीछे। यहाँ देखो कहीं ना कहीं आपको बसंत ऋतु दिख रही होगी। कहाँ पे ये दिख रही है बसंत ऋतु में भूरे भालू। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे बसंत ऋतु भरी जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हो यार। धीरे धीरे नीचे भी यार ना कमेंट किया करो कि कैसे लग रही है आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, या आपका आंसर मेरे आंसर से पहले आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। भैया आपसे तो पहले मैं ही कर लिया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 64 में आ जाओ डियर स्टूडेंट्स। वे चट्टानों के नीचे से डॉट 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 को नहीं खाते। तो भाई चट्टानों के नीचे से वो क्या खाते हैं, काई को खाते हैं, कीट को खाते हैं, भृंगों को खाते हैं, लेकिन वो चट्टानों के नीचे से पौधों को नहीं खाते, क्योंकि पौधे तो उनको बाहर मिलते हैं ना भाई, पौधे तो उनको बाहर मिलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ चींटियाँ, भृंगों, झींगुरों, दूसरे कीटों की तलाश में छोटे पत्थरों को भी पलट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से वो केवल क्या नहीं खाते हैं,
पौधों को नहीं खाते। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्वभक्षी वो है जो, सर्वभक्षी वो है जो केवल पौधे खाता हो, केवल कीट खाता हो, पशु और पौधे दोनों खाता हो, केवल पशु खाता हो। तो इसमें जो पशु और पौधे दोनों खाता हो डियर स्टूडेंट, उसको सर्वभक्षी कहते हैं। सर्वभक्षी का मतलब क्या होता है पता है? सर्वभक्षी का मतलब वो जो सबको खा जाता हो, पेड़ पौधों को भी खा लेता हो और साथ में जानवरों को भी खा लेता हो। तो मेरे ख्याल से जो पहला गद्यांश था वो आपको जबरदस्त समझ में आएगा। जबरदस्त मतलब जबरदस्त। ओके, नीचे कमेंट में जरूर बताया करो यार, तुम लोग ना बताते नहीं यार, मजा नहीं आता। ओके, चलो आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 में आपको क्या सिखाया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर देना रहेगा। ओके, चलिए आ जाइए आ जाइए। जो अनुच्छेद नंबर 2 है, जो अनुच्छेद नंबर 2 है आपका, अनुच्छेद नंबर 2 का मतलब ये है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के आपको आंसर देने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए आ जाइए, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पेंगुइन, पेंगुइन बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव में रहते हैं। क्या क्या है ना, क्या कभी आपने सोचा है कि पेंगुइन ऐसे जमा देने वाले महाद्वीप में बिना गर्म कोट, स्वेटर या दस्तानों के, जिन्हें आप ठंडे देश में जाते समय पहनते हैं, कैसे रहते होंगे? यानी कि इनके बिना वो कैसे रहते होंगे। ठीक है, क्या आपने सोचा है इसके बारे में? तो यही चीज़ वो बता रहे हैं। फिर आगे देखिए, पेंगुइन बिना जूतों के बर्फ पर चल सकते हैं और वे कभी बीमार नहीं पड़ते। ओके, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो कितने मजबूत होते हैं ठंडियों के प्रति। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए, है ना। उनके पास कोई घर नहीं होता, इसलिए वे बर्फ पर ही सोते हैं। ओके, प्रकृति प्रकृति ने उन्हें बहुत विभिन्न विशेषताएं दी हैं, जिनमें से वे जिन्स है ना, जिनसे वे सबसे ठंडी जलवायु में भी बिना परेशानी के जीवित रहते हैं। इसके पीछे रहस्य यह है कि उनके शरीर चर्बी की एक मोटी परत से ढके होते हैं। ओके, ढके होते हैं जो उनके शरीर को गर्म रखती है या फर के कोट का काम करती है। ओके, ये फर के कोट का काम करती है। फिर आगे आओ कि पेंगुइन अपने अंडों और बच्चों के प्रति भी बड़े समर्पित होते हैं। अन्य पशुओं की भांति मादा पेंगुइन अंडे सेना या अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती, वह तो केवल एक अंडे दे देती है। इसके बाद नर पक्षी ही उसे गर्मी पहुंचाकर सेता है। मादा पेंगुइन तब दूर दूर जाकर अपने पति और बच्चे के लिए भोजन की तलाश करती है। ठीक है, भारी हिम के कारण उसे काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। ओके, तो मेरे ख्याल से डियर स्टूडेंट्स, आपने ये पूरा का पूरा सेशन पढ़ा होगा, पूरा का पूरा अनुच्छेद पढ़ा होगा और आपको थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ये वाला जो गद्यांश था आपको किसके बारे में बता रहा है। ओके, तो पेंगुइन के बारे में बता रहा है यार, पेंगुइन के। तो चलो आ जाओ जल्दी से, फटाफट इसके आंसर कर दो, आ जाओ जल्दी से। प्रकृति पेंगुइन को अत्यंत ठंडी जलवायु में जीवित रहने में सहायता देती है। सहायता कैसे देती है भाई, कैसे देती है? उनके शरीर को फर से ढककर, उनके शरीर पर चर्बी की मोटी परत देकर, या उन्हें पहनने को ऊनी कोट देकर, या उन्हें गर्म रखने, है ना, उन्हें गर्म रहने का गुप्त तरीका बताकर। तो भाई इसमें आपने पढ़ा, इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने ये पढ़ा कि भाई वो इसलिए जीवित रह जाते हैं क्योंकि उनके शरीर पर मोटी चर्बी की मोटी परत होती है। ओके, तो इसमें जो आपका आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पेंगुइन अपने अंडों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, यह कहने से लेखक का क्या आशा है? वे अंडों की पूजा करते हैं? ना, वे अंडे देते हैं, भाई हर कोई देता है। वे अपने अंडों की पूरी सुरक्षा करते हैं, हर कोई सुरक्षा करता है। वे अपने अंडों को ठंड से बचाते हैं, भाई वे अपने अंडों को ठंड से बचाते हैं। ये बहुत बड़ा समर्पण का भाव होता है। ओके, तो अंडों के प्रति समर्पित होने का मतलब क्या होता है कि वे अपने अंडों को ठंड से बचाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 68 में आ जाओ। पेंगुइनों का घर नहीं होता क्योंकि वे सोते नहीं, वे आलसी होते हैं, वे बर्फ पर सोते हैं,
उनके पास ज़मीन नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि वे बर्फ़ पर सोते हैं। ओके, वे बर्फ़ पर सोते हैं, उनके पास घर नहीं होते। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा आपको। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69 पे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो अनुच्छेद में प्रयुक्त जमा देने वाले से तात्पर्य क्या है? बहुत शीतल, गतिहीन, ठोस या हिम जैसा। भाई जमा देने का मतलब हिम जैसा। ओके, यानी कि इतना ज़्यादा ठंड, बिल्कुल हिम जैसा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों के दोनों गद्यांश पढ़ने में, समझने में और आंसर देने में बहुत मज़ा आए होंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा बाहर है मार्केट में, तो आज हम लोग सेंटर पे ही ये चीज़ शूट कर रहे हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ना बाहर की नॉइज़ भी आ सकती है। ओके, क्योंकि आज हम लोग ना माइक भूल गए। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। पेंगुइन माता पिता अन्य पशुओं से भिन्न होते हैं क्योंकि वे अंडों के प्रति समर्पित होते हैं। भाई हर कोई अंडों के प्रति समर्पित होता है। माँ पेंगुइन बच्चों की देखभाल करती है, ये तो बिल्कुल गलत है। पिता पेंगुइन अंडों को सेता है और माँ एक बार केवल 2 अंडे, 2 नहीं 1 अंडे, तो ये भी गलत है, पहला भी गलत है। इसमें पिता पेंगुइन अंडों को सेता है। ओके, तो सीधी सी बात है, इसमें आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो सी इज़ वन ऑफ द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब आपको ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कैसे अनुच्छेद को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कैसे हम लोग उसका आंसर करते हैं। ओके, चलो तो मेरे ख्याल से अब आप इतनी तो आपको इतनी फीलिंग तो आ गई होगी यार कि हम लोग कैसे उन सारी चीज़ों को करेंगे। तो चलिए अनुच्छेद नंबर 3 सबसे पहले आप पढ़ के उसका आंसर देने की कोशिश करिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसको आप अगर पढ़ लिए हो तो इसको भी पढ़ लीजिए और इसका आंसर दीजिए, फिर हम लोग करते हैं। ओके, चलो तो मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करना, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पूरा का पूरा पढ़ना और इसका उत्तर देना। चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं, आप देखना शुरू करिए। ओके, चलिए। बहुत समय पहले जंगल में एक विशाल पेड़ था। यह इतना ऊंचा था कि बादलों तक लगभग पहुंच जाता था। आज हम उसे लाल चंदन कहते हैं क्योंकि उसकी लकड़ी लाल दिखाई पड़ती है ना। मैं यहाँ क्यों हूँ? लाल चंदन ने पूछा। दुख है कि किसी ने है ना दुख है कि किसी ने उसे नहीं सुना। ओके, तो मेरा काम क्या है? ओके, मैं क्या भला कर सकता हूँ? किसी ने उत्तर नहीं दिया। लाल चंदन का पेड़ बहुत साल तक खड़ा रहा। ओके, सभी पेड़ों के पत्ते बर्फ के कारण झड़ गए, पर इसके पास पत्तियां नहीं, बड़ी सुइयां थीं और वह पूरे वर्ष हरा बना रहा। इसलिए पक्षियों को वह पेड़ पसंद था। इस वर्षों में पक्षियों के सैकड़ों परिवारों ने उसे अपना घर बनाया। यह पक्षियों के बहुत बड़े होटल जैसा था। सूर्यास्त के समय पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ इतनी ऊंची होती थी कि हिरन अपनी पीठ को पेड़ से नहीं रगड़ पाते थे। चिड़ियों के शोर से उनके कान खराब हो जाते। ओके, तो इतना आपने पढ़ा। अब आगे आइए, अब इसके आपको आंसर्स देने हैं। अब इनके क्या करने हैं आपको? अब इनके आपको आंसर्स देने हैं। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसके आंसर दो। इनके आंसर में सबसे पहला है, इस अनुच्छेद में वर्णन है किसका? लाल चंदन के पेड़ जंगलों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। दूसरा, लोग लाल चंदन के पेड़ का अपने घर बनाने में कैसे उपयोग करें। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लाल चंदन के पेड़ में पक्षी कैसे खुश रहते थे। ओके, तो लाल चंदन की हरी पत्तियां इतनी नुकीली थी। तो इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं है। बात किसके बारे में है? बात इसके बारे में है कि लाल चंदन के पेड़ में पक्षी खुश कैसे रहते थे। ओके, पक्षी खुश कैसे रहते थे। ओके, तो सी वाली बात आपकी बिल्कुल सही है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन जल्दी से। कहानी के आरंभ में कौन सा शब्द लाल चंदन के मन के भाव को अच्छे से बताता है। तो इसमें एक दुख वर्ड यूज किया गया था कि भाई वो थोड़ा सा दुखी था यार इस बात को लेके कि कोई उसकी बातों को सुनता। यहाँ पे देखो
है ना, उसकी बातों को कोई सुनता नहीं था यार, इसलिए वो थोड़ा सा दुखी था। तो ये दुख वाला पार्ट यहाँ से आप कह सकते हो कि दुख वाला पार्ट जो है उसको थोड़ा सा अखरता था, अखरना माने थोड़ा सा बुरा लगता था। ओके, तो ये दुख वाला पार्ट है। ओके, आ जाओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, पक्षी प्रसन्न क्यों रहते थे? पक्षियों को खाने के लिए बहुत बीज मिल जाते थे? ना ना ना, ऐसी बात ही नहीं कही गई है। पेड़ वर्ष भर हरा रहता था? पेड़ की पत्तियां हिम से गिर जाती थी? बिल्कुल नहीं। पेड़ बहुत ऊंचा था? ये भी नहीं। तो पेड़ वर्ष भर हरा रहता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 74, जंगल में उस विशाल पेड़ का नाम, उस विशाल पेड़ का नाम लाल चंदन क्यों पड़ा? अरे भाई क्यों पड़ा? ऊंचाई के कारण? बिल्कुल नहीं। पेड़ के भीतर की लकड़ी लाल थी? वेरी गुड, है ना। उसकी पत्तियां सुइयों जैसी थी? बिल्कुल नहीं, उसके लाल ऐसा नहीं होता था। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि भाई पेड़ के भीतर की लकड़ी लाल थी यार, लकड़ी के लाल होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ा? लाल चंदन पड़ा। ओके, उसका नाम लाल चंदन पड़ा। चलो आ जाओ इस गद्यांश का, इस अनुच्छेद का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ के बताओ जल्दी, फटाफट जल्दी, कि जंगल में हिरन अप्रसन्न क्यों थे? अरे भैया अप्रसन्न इसलिए थे क्योंकि पक्षियों का शोर उनके कानों को चुभता था, और इसकी वजह से वो क्या करते थे, अपने अपने आप को रगड़ भी नहीं पाते थे, यानी कि पेड़ों की छालों में अपनी पीठ को रगड़ भी नहीं पाते थे। तो इसलिए तो हिरन परेशान थे। लेकिन पक्षी खुश क्यों थे? पक्षी तो इसलिए खुश थे क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा था, हरा भरा पेड़ मिल गया था। ओके, तो मेरे ख्याल से ये भी चीज़ आपको मज़ा आई होगी। अब आ जाइए अनुच्छेद नंबर 4 पे, जो कि आज का सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन अनुच्छेद मुझे लगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन जल्दी से। ओके, रामू एक गांव में रहता है, उसके दादाजी किसान हैं। ओके, उसके पिता भी किसान हैं। बरसात के मौसम में रामू खेतों पर जाता है, वो आम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कभी कभी वो एक पका आम तोड़ता है और खाता है। ठीक है, फार्म में जामुन के पेड़ भी हैं। जब रामू स्कूल से लौटता है तो वह जामुन के पेड़ों तक भागता है, वह पके जामुन तोड़ता है, वह उन्हें घर ले आता है। उसकी माँ जामुनों को धोती है और वह उन्हें खाता है। जब रामू को स्कूल नहीं जाना होता तो वह पिता के साथ खेतों में जाता है। वो गायों को चरने के लिए खेतों में ले जाता है। उसका कुत्ता मोती भी उसके साथ जाता है। मोती घास में चारों ओर भागता है, वह जोर से भौंकता है। शाम को वे घर लौटते हैं। परिवार चावल और दाल तथा सब्जियों के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेता है। ओके, भोजन के बाद वे आम खाते हैं और दूध पीते हैं। परिवार गांव में अपने जीवन का आनंद उठाता है। यह एक प्रसन्न परिवार है। यानी कि इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में आपको क्या बताया गया है? रामू और उसके परिवार के बारे में बताया गया है, और रामू क्या क्या काम करता है ये बताया गया। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर देना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। तो रामू कहाँ रहता है? रामू भाई गांव में रहता है। ये तो सबसे लल्लू वाला क्वेश्चन था, है ना। रामू कहाँ रहता है? रामू गांव में रहता है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो आ जाओ, कम ऑन जल्दी से। रामू के दादा और पिता क्या काम करते हैं? अरे भाई वे किसान हैं। वो क्या हैं? वे किसान हैं। तो बहुत ही सिंपल था, ये भी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आ जाओ। इसलिए हम जल्दी जल्दी इसलिए भी करवाते ना कि आपका टाइम बेकार ना हो यार। ओके, चलो। तो बरसात में रामू क्या करता है? बरसात में वो अपने मित्रों के साथ खेलता है? ना 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 ना। सेब खाता है? बिल्कुल नहीं। खेतों में जाता है। ओके, कहाँ जाता है? खेतों में जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 79, या ये कह सकते हो कि इस मॉडल पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो रामू स्कूल से आने के बाद क्या करता है? वो अपने कमरे में बैठ जाता ना, जामुन के पेड़ की ओर भागता है। जामुन के पेड़ की ओर भागता है। यहाँ पे जरा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो। ये पता नहीं कि वहाँ से आने के बाद वो क्या करता है? वो पेड़ की तरफ, ये देखो जामुन तोड़ता है, उन्हें स्कूल नहीं जाता। कहाँ पे है? जल्दी 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 बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। वो गायों को चराने के लिए खेतों में जाता है, उसका कुत्ता उसके पीछे जाता है। ठीक है, यहाँ पे है, ये है। रामू स्कूल से लौटता है तो वो जामुन के पेड़ की तरफ भागता है। यहाँ पे ओके, यहाँ पे वो
जामुन के पेड़ की तरफ भागता है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा। क्यों क्या करता है, जामुन के पेड़ की ओर भागता है, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 80 पे। रात को खाने के बाद रामू और उसका परिवार क्या लेता है? भैया, दूध और आम या जामुन और आम नहीं, दूध और जामुन नहीं, मिठाई और दूध नहीं, वो क्या खाते हैं, आम खाते हैं और आम खाने के बाद दूध पीते हैं। यही तो बोले थे ना, वेरी गुड। चलो, यानी कि आपका ये मॉडल पेपर बिल्कुल ज़बरदस्त कंप्लीट हुआ। और डियर स्टूडेंट्स, आप नीचे ज़रूर कमेंट करो यार कि आपने 80 में कितने क्वेश्चन सही किए। ओके, और इसका मॉडल पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए पेपर को फिर से सॉल्व करिए और OMR सीट बिल्कुल भरते रहिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आप इतना टाइम हमको दिए, आपने सुना ध्यान से, आपका सिलेक्शन हो ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। और आप ज़बरदस्त लगे रहिए, जहाँ कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।